माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 481 दुलार चंद गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 481 माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिशा निर्देश से ये काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, ये जो आरयूबी है, जो अंडरवास है, खास करके बरसात वाला एरिया या फिर जहां फ्लड आता है, बरसात के समय आरयूबी के हाइट से ऊपर रेलवे लाइन के ट्रैक के नीचे तक पानी आ जाता है, तो जो समाधान का तरीका है, बताया गया कि पंप सेट से पानी निकालते हैं या नजदीक का नाला रहेगा सर, तब ना पानी दीजिएगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका कोई वैकल्पिक उपाय सोचना चाहिए और फिर जल निकासी का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय तो ये बंद रहता है, उसके आगे 4 महीना तक ये आरओबी बंद रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न, जो विषय यहाँ रखा है, ये वाकई मेरे पास करीब करीब देश के हर कोने से सभी सांसद महोदय महोदया ने सबने आरयूबी में वाटर लॉगिंग का विषय रखा है। उसमें अभी रेलवे ने सारे के सारे देश भर के चीफ इंजीनियर्स की एक डिटेल्ड वर्कशॉप रखी थी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के अंडर कि किस तरह से हमारे पास क्या क्या समाधान, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक ऑप्शन को इसमें यूज किया जाए। 4 ऑप्शन यूज किए जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। पहला जो पंपिंग का है, पंपिंग नेचुरली पिछले साल भी बहुत की गई थी, इस साल उसको और अधिक मात्रा में करेंगे। दूसरा, डिजाइन में चेंज करना। हमारे कर्नाटक के सांसद महोदय जो एमओएस साहब है, भगवंत खुबा जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था एक मीटिंग में कि अगर 1 किलोमीटर दूर भी अगर लेवल लोअर है तो 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बनाओ तो भी आपके अच्छा है। उस सुझाव को भी हम लोग अमल में ला रहे हैं। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी जगह आरयूबी को थोड़ा चौड़ा करके उसमें कुछ हिस्सा, जैसे बाकी हिस्से का लेवल अगर यहाँ है तो कुछ हिस्से का 1-1 मीटर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर लेने की वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अब कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक आरओबी बनाए, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनाए, न कि अंडरपास बनाए, क्योंकि अंडरपास में चाहे जितनी भी कोशिश करोगे दूर दराज के इलाके में वाटर लॉगिंग तो होगी ही। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में भी बोला है, क्योंकि वर्षा और फ्लड इफेक्टेड एरिया में सभी माननीय सदस्यों का आपके पास जाता भी है, तो ऐसे एरिया में आरयूबी या अंडरवास कारगर नहीं है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितने भी आरयूबी में जल जमाव का है फ्लड इफेक्टेड एरिया में, इसको, इन परियोजनाओं को एक जगह क्लब करके और राष्ट्रीय परियोजनाओं में चिन्हित करके इसमें आरओबी बनाने का विचार रखते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय का जो प्रस्ताव है, इससे मैं बिल्कुल आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। यथासंभव आरयूबीज को आरओबीज में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। अवश्य दोनों की कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आरयूबी 2-1 करोड़ 3 करोड़ में बन जाता है, जबकि आरओबी में करीब 50-60 करोड़ की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आरओबी फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बने, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। 102 के आसपास स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है, जो 102 डिजाइन, जिससे कि कहीं पर भी अप्रूवल का कोई झमेला ही नहीं रहे। डिजाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड, डिजाइन फील्ड में भेजी गई है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि कोई भी अप्रूवल का झमेला ही नहीं रहे, फटाफट काम अप्रूवल हो और काम आगे बढ़े। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बड़ा विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन जहां पर जल भराव नहीं होता, पंपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, मार्ग उपलब्ध है
और केवल आपको उसके अंदर जो हम एक प्लेट बनाकर अंदर खिसकाता है रेलवे और अंडरपास चालू हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जैसे बनखेड़ी, बागरा तवा, सोनतलाई और बानापुरा ऐसी जगह है जहां वाटर लॉगिंग नहीं होता, मार्ग उपलब्ध है, अंडरपास बन सकते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जहां पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी वहां ये सुविधा आप उपलब्ध कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जहां पर भी एम्बैंकमेंट का हाइट करीब 3 मीटर से अधिक है, वहां पर आरयूबी बनाने में कोई तकलीफ नहीं आती। तो जहां पर भी इस तरह के प्रस्ताव आएंगे जरूर उस पर विचार करके उचित निर्णय लिया श्री जाए। अधीर रंजन चौधरी। Sir, instead of expeditious execution of railway projects, number of railway projects have been suffering from procrastination. आपने सर, मैं आपसे ज्यादा थोड़ा सा इंडल्जेंस चाहते हैं कि दूसरे एक मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले 8-9 साल से एक आरओबी 131 चुआपुर बहरमपुर, दूसरा आरओबी 132 पंचानन तला बहरमपुर, आरयूबी बेलडंगा number 111, everything was sanctioned, tender was done, contractors were awarded, but no progress has so far been achieved, barring a 60% job of, Chuapur ROB. Not only that, insofar as low-cost RUB is also concerned, from Salat to Azimganj, under Howrah division, there is no visibility insofar as low-cost RUB is concerned. हम जानते हैं कि ये संपर्क हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन आउट ऑफ डेस्परेशन क्या करें? आरओबी की हाल ये है, आरयूबी की हाल ये है। आप यहाँ कहते हैं कि पंप आउट करना चाहिए, लेकिन पंप आउट कौन करेगा? सूबों की सरकार को करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमारा इरिगेशन इसमें हम योगदान नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, कहाँ जाए? आप पंप आउट करने के लिए आपके पास कोई क्षमता है? आपको तो सूबा की सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आरयूबी या आरओबी अगर बनता है तो उसमें रेलवे की जमीन, रेलवे की पटरी के ऊपर वाला हिस्सा और उसके नीचे वाला हिस्सा है, साथ में राज्य सरकार की कोई न कोई सड़क जुड़ी हुई होती है। बहुत ही अफसोस की बात है, कुछ सूबे ऐसे हैं जिसमें माननीय एलओपी साहब का सूबा भी ऐसा है जिसमें परमिशन ही नहीं मिलती। आप छोटे से छोटे काम के लिए भी परमिशन चाहो तो कई बार दिक्कतें आती हैं। वैसे एलओपी साहब ने जो स्पेसिफिक एलसीज का नाम दिया है, आरओबीज आरयूबीज का नाम दिया है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय एलओपी साहब को दे दूं। श्री एस पलानीकम। Thank you, sir. The answer is very. As per the guidelines, Minister answered about the RUB. As per the guidelines given by the railway RDSO, all the RUBs are under the guidelines of the RDBSO. But practically, all on a sudden, Railway Board and Railway Ministry decided to convert all the manned and unmanned guards into the RUB. The railways, this is the longest coastal area. The longest coastal area is in our country. Almost all the coastal area railways during the monsoon period submerged in the water. The geographical position is not able to drain the water into the nearby area. So the railway should be reconsidered about the converted all the manned and unmanned guard into RBE. There must be some new proposal. Otherwise, railway may continue the manned and unmanned guards. Honorable Speaker, sir, the point raised by honorable member is a very valid point, but the decision to eliminate unmanned crossings and the decision to close down manned crossings was taken purely after many years of discussion in which every LC used to have this danger of accidents
there were very unfortunate incidents in the past. So I think this is a very good decision taken by Railways, and I think I request the Honourable Member to support this decision. This has reduced so many grave accidents, so we must, on the contrary, we must try and find more technical solutions or other all engineering solutions rather than taking a decision to reverse the closure of LCs. Question number 482, Sri Sanjay Kaka Patil. माननीय सुमा कुमारी जी माधवी. Thank you, Speaker, sir. Question number 482. Reply is laid on the table of House. Sir, the liberalization of regulation of geospatial mapping was meant to boost planning for infrastructure, development and businesses which are data-based. Since deregulation, what improvements have been seen in these sectors, and how does the government plan to consolidate these gains? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I am glad that the Honorable Member has asked this question, and as she is rightly mentioning, the liberalization in the geospatial policy and the new guidelines were brought in to enable ease of working, ease of science, and also ease of mapping. Now that government has undertaken several flagship programs like the Swamitra program, where it is intended to map the habitat areas of all the villages across the country, and therefore the role of this organization, the Survey General India Office, also has enhanced. You would also appreciate that it is in keeping with the policy of Prime Minister Narendra Modi to reduce the compliance and reduce the regulations where not required. Earlier there was unlocking of the space technology. Now this is followed by the liberalization of the geospatial so that it is accessible to all except for the security concerns wherever they are applicable. Several safeguards have been put in place, and now also some liberalization in the drone guidelines. So this is all in keeping with the new context and the new agenda of the government for the coming years. Thank you, Honorable Speaker, sir. During the Russia and Ukraine war, we have seen that all the data related to geospatial, financial and health was shut down by international company because of their presence in Russia. Now Russia can't use their credit card, debit card, or neither their data on foreign land is accessible to them because it is with international company. So through you, Honorable Speaker, sir, I want to ask Honorable Minister whether our country is dependent on foreign company for our geospatial, banking, health, telecom and e-governance data. Also, if our country faces such war situation, is our data of government health record and data of Indian enterprises safe on cloud controlled by foreign entities? Also, is government planning to transfer all technology of foreign entities to our Indian companies? Thank you. Honorable Speaker, sir, the concern of the Honorable Member is well taken, but there is no such reason to be worried as far as the safety of the data is concerned. The liberalization of the regulations was meant to make it more accessible. Even otherwise, the data was available through other sources. Now it's accessible to the domestic users, the domestic agencies. However, if a foreign entity has to access our data, then there are already guidelines in place even in normal circumstances, even if it is not a war-like situation. And there is a separate list of sensitive attributes which I can narrate, but it will take long. So this is called negative list of sensitive attributes. These clauses have already been placed in place even for the peace times. Sri Manish Tiwari ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I would like to thank the Honourable Minister for a very detailed reply. But I would like to ask the Honourable Minister, because there seems to be
some kind of confusion in the answer that he's given. He says that as per the guidelines for acquiring and producing geospatial data and geospatial data services, including maps issued by the Department of Science and Technology on 15th February 2021, and the last three lines say that terrestrial mobile mapping survey, street view survey and surveying in Indian territorial waters shall be permitted only for Indian entities irrespective of their accuracy. My question, Mr. Speaker, sir, is that all of us today are using Google Maps, are using Google Earth, are using various other kind of applications where very detailed street views, very detailed, minutest details of all our cities, all our metropolises, all our towns are available. So under those circumstances, how are these guidelines really compatible with what is the existing situation, and is the government going to bring out some additional guidelines which will validate the status quo which is already in play, or are you going to invalidate Google Maps and Google applications and all other global geospatial services which are being used by the citizenry at large across the world, including India? No, I'm glad that the Honourable Speaker the Honourable Member has asked this question. Of course, this was one of the considerations when the regulations were relaxed, because as you rightly mentioned, the data was available even from other sources, even from Google. Now, as far as we are concerned, we have tried to restrict it, the use to the domestic users as far an extent as possible, and also reduce the extent of scientific resolution that will be available to the non-Indian entities. At the same time, but that is not the end of it. I agree with you. We are in the process of formulating a policy which would outline the approach and strategy for holistic development of geospatial ecosystem, because the technology is moving very fast, and I agree with you, this new policy will finally then replace the existing national mapping policy which was formulated way back in 2005. So to that extent, of course, we need to update ourselves from time to time. We'll also take all these concerns into consideration and come out with a comprehensive policy. The work is already going on as a follow-up to the change new guidelines. Question number 483, Sri Shankar Lalwani. Question number 483. It on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और ये हमने कोविड में भी देखा, उसके लिए आपको बधाई हो। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, पहला, और उसमें इंदौर में ये 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, दूसरा प्रश्न है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया और पूरी दुनिया उसको आज देख रही है, वैसा 4G कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट का सेटअप पूरा बन के तैयार हुआ है। और BSNL पहला ऑर्डर 6000 से ज्यादा टावर का एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं चेक करके बता दूंगा आपको उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं। और उसके तुरंत बाद में और 6000 टावर, और उसके बाद में पूरा 1 लाख टावर। साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। आज माननीय अध्यक्ष जी, इस अमृत काल में जो आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप होकर तैयार हो रही है। श्री भारत सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप संचार मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। ये कभी कभी जनता से मांग आती है कि रेलवे में भी संभावना है नेट चालू होने की भविष्य में? फाइबराइजेशन से बहुत दूर है आपका प्रश्न, फिर भी
अध्यक्ष जी, 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम 5G चाहिए होती है। 4G में उसमें डिसरप्शन आना चालू होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशनरी समय है। जैसे जैसे 5G भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे वैसे रेल में भी मिलने लगेगी। डॉक्टर भारती बेन श्याल। थैंक यू सर। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन सर जब मैं जवाब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पिछले 50-60 साल में जितने इस देश में BTS नहीं लगे, इतने पिछले 8 साल में BTS हमारे मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरे देश में लगे हैं। सर मैं आंकड़ा बताना चाहूंगी कि पूरे देश में अब 23,07,068 जितने BTS लग चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम डिजिटल भारत की तरफ हम गति कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हमारे गुजरात में भी 1,40,066 BTS लग चुके हैं, लेकिन थोड़ा रूरल में अभी भी माननीय मंत्री जी थोड़ी दिक्कत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुजरात में जितने भी टावर अब बाकी है ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ने के लिए, तो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया है? थैंक यू सर। मान्यवर सांसद महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, डेफिनेटली अभी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस अमृत काल में सैचुरेशन लेवल पे पहुंचना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे के सारे जो भी अनकवर्ड विलेजेस, अनकवर्ड एरियाज हैं, गुजरात में हो, उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पर भी, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, सब जगह पहुंचाना ही पहुंचाना है, फाइबर भी पहुंचाना है और टावर की सर्विसेज भी देनी है। उसका एक अभी करंटली सर्वे चल रहा है, बहुत डिटेल्ड सर्वे चल रहा है। प्रॉपर रेडियो स्टडीज, जो रेडियो का सिग्नल होता है, उस सिग्नल के हिसाब से उसका पावर लेके रूट रेडियो सर्वे करके उसका एक प्रॉपर अभी सर्वे चल रहा है। जैसे वो सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद में जितने भी बचे हुए गांव हैं, उन सब गांवों में, उन सब क्षेत्रों में फाइबर टावर के लिए व्यवस्था की जाए। दयानिधि मारन। Sir, thank you, Speaker, sir. Sir, the Honourable Minister has given a very good answer to the question that the major problem, hurdle in having fiber connectivity or laying fiber is the right of way. Sir, this answer is not the first time it's being given to the Parliament by our Honourable Minister. Previous telecom ministers have also expressed their inability to make sure to bypass state laws and give fiber connectivity right of way to all telecom providers. Sir, isn't it time that today, when a fiber to home has reached the peak and people are demanding high speeds, the central government, the union government, should come forward to make a policy and can make it more viable, uniform throughout the country, so that fiber laying by telecom providers and the cable TV operators are made easy and is a one-stop shop, so they don't have to run from pillar to post. So by this, sir, we can ensure that you have BharatNet, by which the union government is trying to make internet available to villages. All this could be made easier if the policy is done properly. You have TRI in your side. Sir, why is that you're not putting your effort, heart and soul into ensuring right of way is ensured for the telecom providers and the cable TV operators? I welcome Honourable MP's suggestion, and in fact he knows a lot about telecom, so it's a very wise suggestion. It's a very wise suggestion. It's a very wise suggestion. And sir, I would like to place on record our appreciation for BSNL, which has done an excellent experiment over the last almost 1 year, in which exactly what Honourable Member has said, the cable operators, the local entrepreneurs, somebody in the village who's willing to take that risk and put that effort to take the fiber to the home. And today, almost on an average, 1 lakh connections are given every month. So that exactly what you said, and that experiment now we want to scale it up to a much larger level. So that's why the entire right, and in the federal structure, can the central government enforce something which is purely the
mandate of the state and the local governments, that's a question on which already lots of discussions have happened in the past also. But hopefully, almost 12 states have already aligned with the central government's policy, and other states also. I'll request honourable MPs to honourable members to please request your state governments to reduce the cost of ROW. In some of the states, honourable Speaker, sir, the cost of ROW is as high as 25 lakh rupees per kilometre. How would fiberization happen? So that's the kind of big burden that some of the states are putting. I'll request all the honourable MPs to please work with your state governments and make sure that the cost is reduced there. राजीव प्रताप रूडी। देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। तो सचमुच भारत का तस्वीर बदल जाएगा जब हम 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर से और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर लेंगे। हमारे पास BSNL है, उसके बाद हमने BBNL बनाया, लेकिन अचानक हमने पता नहीं सरकार ने किसी समय, हमारी सरकार नहीं, पिछली सरकार ने BBNL और BSNL का हार्ड काट दिया और एक ऐसी संस्था जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके और उसे CSC बनाने की बात कही, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, और जो प्राइवेट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया प्राइवेट संस्था में, और जो अंतिम घर में जो ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है वो CSC की जिम्मेवारी दी गई, जिसके बारे में चर्चा की है। महोदय, टंकी में अगर पानी हो लेकिन नलके में अगर पानी ना निकले तो मेरे लिए टंकी का पानी बेकार है। और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, और मैंने व्यक्तिगत तौर से भी आग्रह किया कि ये CSC की फंक्शनिंग, जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिस पर ना सांसदों के बैठक में उनकी उपस्थिति है, न किसी को जानकारी है, उस प्राइवेट संस्था को वापस BBNL BSNL को सुपुर्द करें, ताकि हम देश में हर गांव तक, हर घर तक प्रधानमंत्री की इस बड़ी योजना को पहुंचा सके। इसलिए मेरा है, और खास करके बिहार में जो CSC है वो एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जब तक हम हर गांव में उस ऑप्टिकल फाइबर को चालू नहीं करा देते हैं, जिसे अब कहा जाता है, तब तक हमारे इस योजना में कामयाब नहीं होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, सरकार इस पर कोई नीतिगत फैसला यदि लेगी तो शायद BSNL और BBNL दोनों कामयाब होंगे और ये प्राइवेट संस्था से हम मुक्त हो सकेंगे, जिससे सभी सांसदों की भागीदारी बढ़ेगी। मेरा आपसे ये अनुरोध है। मान्यवर सांसद महोदय ने शायद अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मेरे पास पर्सनली भी मिले भी थे। अध्यक्ष जी, भारतनेट के रोल आउट में कई तरह के चैलेंजेस आए वक्त पे, समय समय पर। इतना बड़ा रोल आउट फाइबर का देश भर में और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, और विशेषकर एक फेडरल स्ट्रक्चर में जिसमें कि राज्य सरकारों को भी साथ लेना होता है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी साथ लेना होता है, ऐसे कई चैलेंजेस आए। तो उस चैलेंजेस में कभी कभी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। तो मैं मानता हूं कि CSC को एक वक्त में इन्वॉल्व करके उनके जरिए से कोशिश करना कि लास्ट माइल पहुंच जाए, अच्छा एक्सपेरिमेंट था। जरूर उसमें कुछ आपके जरूर उसमें कुछ, हाँ जरूर अध्यक्ष जी, जरूर हर एक प्रोजेक्ट में कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब एक बहुत क्लियर डायरेक्शन में भारतनेट को ले जाया जा रहा है, जिसमें कि जो मिडिल माइल है, जो कि सबसे क्रिटिकल है, जैसा एग्जांपल दिया कि पानी की टंकी में पानी हो, नल में पानी ना आए, तो जो मिडिल माइल है, जो कनेक्टिंग जितना भी फाइबर है, उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल एजेंसीज को लगा के, उनके साथ स्टडी करके, उसका नेटवर्क का टोपोलॉजी पूरा चेंज करके, लीनियर की जगह रिंग टोपोलॉजी लाके, वो एक प्रयास अभी चल रहा है। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट भी आएंगे। आशा है कि उससे माननीय सांसद जी इसमें उनकी सहमति रहेगी। गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूं क्योंकि कुछ उत्तर आ गए। शहरी भागों में ये ऑप्टिक फाइबर का जो डिगिंग होता है उससे बड़ी परेशानी होती है, और शहरी भागों में व्हीकल्स की संख्या बहुत होती है, उसमें भी समय समय पर खोदकाम होने से बड़ी परेशानी होती है। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि बगैर डिगिंग के, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और ये आपने उत्तर में भी ये कहा कि रेलवे में अगर 5G आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो विदाउट डिगिंग ये नेटवर्क का
उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा का ये मैं जानना चाहता हूं। और अध्यक्ष, मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने में उन्होंने काम किया और आज देश में सबसे ज्यादा 2,40,000 BTS महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगे हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जी ने जो प्रश्न पूछा, बिना डिगिंग के फाइबर ले करना प्राय संभव नहीं है। एक तरीका है कि इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर उसको ले जाया जाए, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल्स पे ले जाने में प्रॉब्लम ये है कि कभी भी वो कट हो सकता है और कभी उसकी सैगिंग हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी कई जगह किए गए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं। इसलिए डिगिंग और ड्रिलिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अगर करे उसमें हो सकता है कि कम से कम डिसरप्शन हो, लेकिन ये तो अनिवार्य है। राजीव रंजन सिंह जी। आभारी हूं अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि बहुत अच्छा ये कदम है कि आप टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ रहे हैं। इसकी गति पहले धीमी थी, अब ये गति थोड़ी तेजी में आई है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स ले रहे हैं। आपके BSNL का नाम जो है गांव में भाई साहब नहीं लगेंगे, उसका फुल फॉर्म यही हो गया। और BSNL की जो सेवा है वो लगातार गिर रही है। आपका 4G आज तक BSNL यूज नहीं कर पाए, आप 5G में चले गए। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि BSNL को भी इसके साथ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या आपके पास कौन सा कार्यक्रम है, क्योंकि आपके BSNL के जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ। मान्यवर सांसद महोदय, अगर ध्यान देते तो मैंने प्रश्न के पहले ही सप्लीमेंट्री में बताया था कि भारत में निर्मित 4G, भारत में डेवलप्ड 4G का BSNL अभी रोल आउट स्टार्ट कर रहा है, और जैसे 4G रोल आउट होगा वैसे वैसे BSNL की सर्विसेज डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होगी। माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 484 श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 484 सर। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि बहुत ही मूल प्रश्न का जो उत्तर है बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है, और मेरा जो उप प्रश्न है NMICPS उसके बारे में भी ब्यौरा जो है उत्तर में मंत्री जी ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है, और सरकार नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो NMICPS है के माध्यम से डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज स्पेशली इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। लेकिन जो फिजिकल टारगेट्स है NMICPS के अंतर्गत वो बहुत ही कम है। जैसे मिशन अंडर इनिशिएटिव जॉब क्रिएशन was set as 2,54,000 against which the department could only achieve 1,157 which is 0.46%. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसका लक्ष्य था 607 उसमें से सिर्फ 45 पूरे हुए जो है 7%, और स्टार्टअप्स एंड स्पिन ऑफ कंपनी जिसका लक्ष्य था 1170 सिर्फ 54 ही पूरे हुए हैं जो कि 5% है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण एरिया के लिए चलाई जाने वाली योजना के नॉन परफॉर्मेंस के कारणों की क्या सरकार ने समीक्षा की है, और इसके सुधारने के लिए भविष्य में सरकार क्या योजना कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय सदस्य इस विषय के जानकार हैं, इसलिए उन्होंने 2-3 भाग में ये प्रश्न किया है। जहां तक ये स्टार्टअप्स का संबंध है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए आयाम है स्टार्टअप्स के, निश्चय ही ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। और आपको स्मरण होगा कि 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट अप इंडिया का आह्वान किया था, और उसके बाद 2016 से एक नीति निर्धारित की गई जिसके अंतर्गत इसको बड़ी तीव्र गति दी गई। परिणाम उसका ये है, आंकड़ों सहित भी, हालांकि दिस इज ऑन दी असेंट, तो ठीक कह रहे हैं सदस्य महोदय कि अभी इसको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले की स्थिति ये थी कि यदि आप पहले के 8 वर्ष देखते 2006 से 2014 तो सरकार की ओर से फंडेड स्टार्टअप्स की संख्या मात्र
10,650 थी, क्योंकि उस समय इतनी प्राथमिकता नहीं थी। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी भी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा हुई, ड्रोन्स की चर्चा हुई, और बहुत सारे आयाम आ गए, हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और भी नए क्षेत्र आ गए। और प्रधानमंत्री के आह्वान के उपरांत गत 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक टोटल फंडेड 10,600, यानी लगभग 10 गुना 8 वर्षों की तुलना में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो सरकार की ओर से फंडेड है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग की ओर से, चाहे अन्य संस्थाओं की। अगर आप मात्र रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या लें जो कि डीपीआईआई में होते हैं, फंडेड और नॉट फंडेड, तो उसकी संख्या 67,000 है 2016 से, यानी जब से इसको प्राथमिकता दी गई। तो निश्चय ही वी आर नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में किया जा रहा है आजकल, ड्रोन्स में भी किया जा रहा है। यहां तक कि आपको हैरत होगी कि मिनिस्ट्री पर्सोनल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भी किया जा रहा है। यदि कोई याचिका आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिटवीन दी लाइंस पढ़ा जा सकता है कि जो उसने बात कही है उसके अतिरिक्त भी कुछ है। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। अगर आप कहें तो मैं सारी संस्थाओं की भी आपको संख्या दे सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक संतोषजनक बात है कि वी आर नाउ नंबर 3 इन दी वर्ल्ड as far as unicorns are concerned after USA and China, and we already have 99 unicorns। शायद मेरे बात करते करते 100 हो गए हो, मैं कल सुबह का आंकड़ा दे रहा हूं। कहने का अर्थ ये है कि काफी तेज गति से और आम मानस में भी इसका उत्साह है, बट वी आर सीज्ड ऑफ इट एंड वी विल कोऑपरेट विद द स्टार्टअप मूवमेंट एंड एनकरेजिंग देम। मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत व्यापक माध्यम है प्रदूषण जैसी समस्याओं का निवारण करने के लिए। आज देश में भारी मात्रा में स्टार्टअप बन रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के स्टार्टअप्स का अभी भी अभाव है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जैसे सरकार ने कोरोना महामारी के समय निधि फॉर कोविड 2.0 शुरू किया था, क्या वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड योजना लाने का कोई सरकार का विचार है? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो बात प्रकट की है निश्चय ही जो आधुनिक जो मापदंड है उनके साथ जुड़ती है। हुआ क्या है कि जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ अवेयरनेस। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आई एम प्राउड टू शेयर विद दिस हाउस कि जो वैक्सीन डेवलप हुआ है भारत का, वो हमारे ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी में उसके ट्रायल्स हुए हैं। यहाँ पर हमारा एक इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, वहां पर बाद में भारत बायोटेक ने उसको डेवलप किया। इसके अतिरिक्त नेजल वैक्सीन जो डेवलप हो रहा है कोसिन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत सक्रिय हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वहां पर एक बिराक नाम की संस्था है जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इट हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर इन दी रिसेंट टाइम्स। जहां तक स्पेसिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट का संबंध है, जैसे मैंने कहा कि जानकारी का अभाव है। यहाँ हमारे नजदीकी मोतीबाग कॉलोनी है जहां पे सरकारी अधिकारी रहते हैं, वहां एक सोसाइटी बिल्डिंग में एक प्लांट भी लग चुका है CSIR के माध्यम से, जिससे जो पानी वहां से निकलता है उसी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन आई एग्री विद यू, हो क्या रहा है कि वी नीड टू बी मोर we should be spreading more awareness ताकि स्टार्टअप्स भी और आए और इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी अधिक हो सके। श्रीमती अपूर्वा पोद्दार। Thank you, Speaker, sir. Sir, the Minister in his reply have mentioned elaborately. Sir, I want to know about the technology development board, which if the Minister comes under this ministry, provides financial assistance to the startup. And in your reply, you have mentioned that Honorable Prime Minister also want startup to be promoted. But allocation of 75 crore had been given in 2021-22. But we have seen that only 30% of it have been utilized till 30 January 2022. What is the reason? I want to know from the Minister of this low utilization, and what is the whether the Ministry is planning to partner with venture capital firm and investment network across the country for reaching out a wider group for investors. Thank you, sir. Speaker, sir, I would like to share with the honourable member, the Technology Development Board was constituted about 25 years ago, and it has got some very good success stories as far as startups are concerned.
One of them is Bharat Biotech, who started his career from Telugu, from the TDP, from the Technology Development Board. One of the first funding was done to him, and today they have built up an empire. Similarly, also the Biocon company. Now, what is happening is, I agree with you. I have now tried to visualize to go one step further, to go for startup hunt. Earlier, what was happening? The startups would come to us, then we would fund them. But if we have a mechanism to reach out to the most deserving, who already have the capacity but require resources, then we will be actually able to not only support startups, but also ensure sustainable startups for a sustainable future economy. And the recent Beating the Retreat show which you saw was also funded by the Technology Development Board. You saw those 1,000 drones which were put up and they enlightened the entire sky. The most watched Beating the Retreat show ever since independence that has happened on the 29th January. These were 3 youngsters who were funded through the same board, and within 6 months they created that show, which has created a record, because the world record is 5,000. They have already reached 1,000. So I think now we are trying to activate it, but I agree with you, we need to activate it further and also to reach out to those who actually are looking for such support. Lao Sri Krishna. Thank you, sir. Minister, No, it's not low utilization. It is only the optic of the figures, because there is a mechanism of funding. We do not straight away, give the amount. Now, like for example, this Beating the Retreat, when it was going on, initially they were given 50 lakh. Then they came out with something. Then further funding was done. But the process is continuous. But what I would like to then also call upon all the members, that we should try to also help in searching out the right kind of people, so that the funding goes to those who may not have reached us, but we have reached out to them. sir, the minister has given a very detailed reply, and in his reply he has mentioned about various schemes that are available for startups as well as for research and development, sir. But unfortunately, in the reply, I couldn't find any mention about National Research Foundation. This has been announced by Finance Minister in 21-22 budget speech with outlay of 50,000 crores, and the idea was to spend 10,000 crores per year. But unfortunately, there is no mention about this, sir. So I would request the minister whether any proposal has been mooted to form this board which runs this National Research Foundation or not. If it has been formed, whether the money has been spent in the last 1 year or not. If the minister can reply on that. Thank you. Honourable Speaker, I appreciate the memory of the Honourable Member. It was indeed announced in the budget, but we are still working on it. That's why it has not been included, because it's not been finalized. The National Research Foundation, NRF, concept was, yes, you are right, it was muted, because what was happening is that there was some mismatch between funding and the research. In certain cases, a lot of funding went through the universities, whereas research was happening in scientific institutes. So we have tried to, bring some kind of uniformity, so that there could be a channel which could be uniform for funding, and also we are now trying to evolve a single portal, because you see there are multiplicity happening, overlap happening. For example, JRS exam is happening, I think 3 or 4 in a year by different agencies. So we are trying to then streamline it, and we are working on it. The process is going on. As far as NRF, it's not yet finalized. That's why it was not included. Yeah, because it requires a very exhaustive exercise, because we are going to overhaul the entire process, and if any loophole is left, then again we will be on the back foot. But we are working on it, and the principal scientific advisor to the government is also, actively involved in it. Sri Sogat Rai ji. Sir, the Honourable Minister has mentioned Bharat Biotech as an example of a successful startup. Andhra people were saying that they are all proud of Bharat Biotech, which Suchitra Ella and others, they have also been, Krishna Ella and others, they have been awarded Padma Bhushan or something by the government of India. But I saw in the papers that the Bharat Biotech was producing Covaxin, and now the manufacture of Covaxin has been stopped, because WHO has said
that the manufacturing quality is not up to the mark and they should stop producing the vaccine and they should do up their manufacturing facility. Would the minister, since it concerns COVID vaccination, आपका प्रश्न क्या है? will the minister kindly say what is the position with regard to Bharat Biotech, which he mentioned earlier, and manufacture of Covaxin? The Honorable Speaker, sir, there is a famous proverb in the English language, success has many fathers. So responding to the first part of the Honorable Member's question, it is right. Now Bharat Biotech is being owned by more than one state, because the person whom he named is an entrepreneur, very successful entrepreneur, Krishna. He was born in Chingalpet district of Tamil Nadu, then got himself trained in Karnataka and Bangalore, has some roots in Andhra. So now everybody, and then got funded from this department. So now that he is successful, everybody would own it, and there's no harm in doing so. Now, as far as the second part is concerned, of course, the nasal vaccine is now under trial, and we have not yet put it for manufacturing purposes. As far as the credibility of Covaxin is concerned, I leave that to the Health Ministry to respond to, because we are directly not engaged in that policy. No, as far as we are concerned, we conducted the trials which were successful, and then only it was developed and used for vaccination. Question number 485, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. Question number 485. माननीय मंत्री जी उत्तर सभापति पर रख दिया गया. Sir, India had played a leading role in launching the Mission Innovation Global Initiative during the COP21 in 2015. And it continues to play a pivotal role in the Mission Innovation programs by participating in various areas of clean energy innovation challenges through collaborative projects, and also supporting startups at their early stage of innovation. In fact, under the leadership of our Honorable Prime Minister, India has climbed 35 spots in the Global Innovation Index, from being ranked 81st in 2014 to 46th in 2021. So now we are in the second phase of the Mission Innovation for 5 years, from 2021 to 25. My question to the Honourable Minister is, what goals, targets have been set under the Mission Innovation 2 and the initiatives taken by India so far? Thank you. I thank the Honourable Member through the Honourable Speaker. You would also be glad to know that Mission Innovation was born somewhere in 2015, and it was a follow-up of the COP21 meeting which was attended by Honourable Prime Minister. It's a matter of pride for us that the nomenclature Mission Innovation was also suggested by Shri Narendra Modi, and then it was adopted. Now we have 22 countries which are the members of this mission, and broadly speaking, in a single sentence, the objective is research and development of clean energy, which is attractive, which is affordable, which is accessible to all. And in that direction only, the Mission 2 has also been taken up as a follow-up. Also, we have engaged in a wider synergism. Only 2 days back, we had biorefineries understanding as far as the mission, under the Mission Innovation, in which we are engaged in a private-public alliance, which they call in their parlance. Here we call it participation. With other countries like Netherlands, etc. So we are trying to integrate not only the public sector but also the private sector, not only domestically, even across, because the stakeholders are widespread. So there has to be a synergism between the academia, between the industry, between the startups, and also between the researchers, among the researchers, because otherwise we can't have otherwise it's not possible to have the sustainable startups, as I said. But I am glad that now Mission Innovation in the second phase has categorized itself in different sections, and we are now catering separately for rural areas, for farmers, for young startups, for women. So I can give you the detail if you want. I still have also.
And if you are interested, I can read out also, but I don't think the Honorable Speaker will allow that kind of time. Shri Jayant Kumar Rai. Supplement. Thank you, Honorable Minister. My second supplementary is very small. In your reply, it's mentioned that 36 biotech Kisan hubs have been established in collaboration with ICAR and in number of districts, including the aspirational districts. So mine is an aspirational district. So I won't restrict it to that. I would like to know that how many biotech Kisan hubs have been set up in Odisha, and especially Bolangir, and if not, whether it is likely to be established in the near future. Thank you, sir. No, you are right. I mentioned there, we have set up a program called Biotech Kisan as a part of Mission Innovation. It's meant for enhancing and coordinating various central and state departments for biotechnological intervention in the farming sector to help both the women as well as farmers. And there are 15 agroclimatic zones in the country which also been taken into consideration. We have 25,000 households across the country. I am not carrying specifically the Odisha part, but I can read out this, the state-wise. That will be a long list, but I can separately provide you the Odisha list. Jayant Kumar Rai. Question number 486, Sri Chandrasekhar Sahu. Question number 486. माननीय सदस्य सर मु ओडिया रे कहया पई परमिशन मागिची जो क्वेश्चन सर मु पचारची जो ओके बाचस्पति महोदय मोर जो क्वेश्चन आज पचारि थिली हैंडलूम विवेश मान को ऊपर मान्यवर मंत्री महोदय जो रिप्लाई देइचंती से रिप्लाई रे प्रकृत रे मु संतुष्ट नुहे कारण रिप्लाई रे क्लियरली कहिचन जे कोविड-19 रे समय रे जो इंपैक्ट अछि सेटारो विवेश मानकर ऊपर जो सर्वे हेबा कथा सिमती किछि सर्वे ऑल ओवर इंडिया रे हेइनी स्पेसिफिक ओडिसा रे मध्य हेइनी से जाहु आउ जो कथा गुड़ा से देइचंती विभिन्न फाइनेंशियल एड हमको देइचंती स्पेसिफिक विवर्स मानकर हैंडलूम जोटा जो माने कि प्रकृत रे आम जदि देखा भारत वर्ष रे एवं ओडिसा रे जदि पर्टिकुलरली मु देखिबी ताले मु जो कन्स्टिट्यूएंसी आसुची ब्रह्मपुर ओडिसा रो एवं अदर कन्स्टिट्यूएंसी मध्य अच्छे ओडिसा रो बरगढ़ संबलपुर जोटा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मोर तेणु मु प्रकृत रे किछि गुटे स्पेसिफिक फाइनेंशियल बेनिफिट बा पैकेज सेमान पय हेबा दरकार कारण 2 वर्ष जो भाव रे कोविड रे सेमानकर किछि व्यवसाय नहीं कि सेमाने बुणाकार माने बुणी पार नथिले कारण मार्केटिंग नथिला किंतु आमर ओडिसा रो मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गोटे स्पेशल पैकेज करी केवल बुणाकार नहीं ता सहित सेही भली कनेक्टेड समस्त डे टू डे लेबर्स मानकर पई किछि फाइनेंशियल हेल्प एवं सुखिला खाद्य अन्य जिनस देइथिले तेणु मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन हला मान्यवर मंत्री को जे आपका मूल प्रश्न क्या है सर इस पर मैं आ रहा हूं सर जो कोविड-19 पेंडेमिक में सर जो विवर्स जो एफेक्टेड समस्त होती सेमानक पई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एवं केंद्र सरकार किछि गुटे स्पेशल स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग तांको मूलदुआ को बढ़ाया इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाया फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ाया सेमान किछि गुटे स्पेशल स्कीम विचार करुचंती की माननीय अध्यक्ष श्री जिस तरह से उन्होंने चिंता जताई है कि कोविड महामारी के समय
सिर्फ वीवर्स के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया में उसकी असर हुई थी और सभी क्षेत्रों को उसका सामना करना पड़ा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब कॉमन 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, उसके बाद में ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई। और इस समय एक भी कोविड में समय में हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, लेकिन लाइवलीहुड कंपनियों के माध्यम से, हमने संस्थाओं के माध्यम से उसी की शुरुआत करी। और सबसे पहले 2020 में वोकल फॉर हैंडमेड और वोकल फॉर माई हैंडलूम माई प्राइड 2021 में दोनों हैशटैग करके हम लोगों ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से उनको इस अभियान में सोशल मीडिया के तरह उनको जागृत किया गया। हैंडलूम की चीजें किस तरह से खरीदी जाए, किस तरह से उनको बढ़ावा मिले, इसका प्रयत्न शुरू किया गया। जब कोविड के हालात हुए तब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो हमारी मार्केटिंग स्किल है उसमें बढ़ावा दिया गया। जब कोविड के समय में ये विशेष अभियान किया गया कि पहले 6,000 लोग जेम पोर्टल पे ऑनलाइन थे, अब जब उसके बाद में कोविड के बाद में कम से कम हम लोगों ने 1.5 लाख व्यूवर्स को और संगठन को पोर्टल पर लाकर उनको उनकी बिक्री जो हुई 1,35,000 करोड़ की बिक्री हुई और जो ये आंकड़े हैं 22,000 तक के हैं। तो पूरा जो मार्केटिंग की स्किल है या तो बुनकरों की स्थिति है उसमें बदलाव करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। सभी स्टेट ने भी बहुत सारे सहयोग किए क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा गया था कि बुनकरों को सपोर्ट करें। इसमें ज़्यादातर केरल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने उसी समय उनकी जो छोटी कंपनियां होती है, जैसे एपेक्स सोसाइटी तमिलनाडु में है, बोयोनिका, कोऑप्टेक्स जो है तंतुजा के माध्यम से भी इस चीज़ों की खरीदी करी गई और बुनकरों की स्थिति सुधारने में हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया। पार्लियामेंट्री सर, बाचस्पति महोदय, जो कथा मान्यवर मंत्री कहले सेल्फ हेल्प ग्रुप रे काम करिवाटा ओडिशा रे सबुठु अधिक मान्यवर मुख्यमंत्री सहायता रही, किंतु सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मास्क करचंती से मास्क हैंडलूम सेक्टर सहित कौन सी संपर्क थिवार मु जानिनी, एटलिस्ट मो एरिया रे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मास्क करचंती टेलरिंग करचंती, से माने टेलर्स माने सिलौचंती, से मास्क होउची। एनीवे मोर द्वितीय सप्लीमेंटरी है मान्यवर मंत्री महोदय जे मोर क्षेत्र ब्रह्मपुर रे एवं पाख अंचल रे बहुत हैंडलूम वीवर्स अच्छी जो माने कि तांकर गोटे भल स्कीम करिया पाई ब्रह्मपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे सेंट्रल रो आपणकर सिल्क बोर्ड टीम को डाकी थिले एवं सेंट्रल सिल्क बोर्ड टीम जाइथिले। से माने गोटे सर्वे करथिले। सर मते 1 मिनिट सर, से गोटे सर्वे करथिले। से सर्वे रे से माने जो गोटे प्रपोजल देइछथि, नहीं सर 1 मिनिट सर, 1 मिनिट। से प्रपोजल रे मु मान्यवर मंत्री टू जानियो चाहूची, से प्रपोजल रे गोटे सेल्फ माने सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी चिंता वाजिबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूवर्स भी उड़ीसा में है। लेकिन हम लोगों ने 5,297 व्यूवर्स को इसके लिए सहायता प्रदान करी है, उनको कौशल उत्पन्न किया है और 82 बुनकरों को वर्कशेड की सहायता दी गई है। राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम सेक्टर के बारे में मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से रिप्लाई दिया हुआ है और मंत्री जी सूरत से ही आते तो टेक्सटाइल के प्रॉब्लम उनको ज्यादा पता है और टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुंबई में जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत मुंबई में टेक्सटाइल मिलों के हजारों श्रमिकों की दयनीय हालत के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 महामारी के दौरान एनटीसी के अधीन मुंबई के 4 टेक्सटाइल मिलों को बंद कर दिया गया था। तभी से इन मिलों के मजदूरों को वेतन का महज 50% ही मिल रहा है और वह भी 2-3 महीने के बाद, जिससे उन्हें अपना माननीय सदस्य प्लीज मिल मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो टेक्सटाइल मिल
मिल चालू करके वो मिल मजदूरों को उनको 100% तनख्वाह मिलनी चाहिए और वो मिल मजदूर जिस घर में रहते हैं वो डिलेबिटेड कंडीशन में बारिश में वो गिर सकते हैं तो क्या मंत्रालय के माध्यम से उनके पक्के घर देने की योजना है क्या? मेरे क्षेत्र में सभी मुंबई से और एनटीसी मिल जहां पे भी लगी है वहां के सांसदों ने ये चिंता व्यक्त की है और ये हैंडलूम से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, फिर भी एनटीसी मिल के लिए गए निर्णय के बारे में हम लोग आपको भविष्य में बता देंगे। राम शिरोमणि जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मौखिक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी से आप यह जानना चाहते हैं, समय हो जाएगा 1 मिनट में सेकंड में पूछो। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि देश भर में हथकरघा के क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से हथकरघा बुनकरों को व्यापार और आय में काफी प्रभाव। माननीय मंत्री जी, बुनकरों के लिए कभी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई और खास करके उन्होंने यूपी में बोला है, तो मैं बताती हूँ कि वहाँ से जो ऑनबोर्ड किया गया इसके माध्यम से ये आर्टिजन को 22 करोड़ का ऑर्डर भी 7 प्रोड्यूसर कंपनी से मिला है। तो सभी राज्यों ने अपनी अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है जिसके माध्यम से वो बुनकरों को सहायता प्राप्त की जाए। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी